आज हम लोग श्री राम मनोहर लोहिया के फाइनेंशियल थॉट्स के बारे में आपसे सुनेंगे। और एक सेशन और ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं जो कि उनके पॉलिटिकल थॉट्स पे था, जिसमें राम मनोहर लोहिया का कैसे भारत में मेरे ख्याल से कांग्रेस ज्वाइन करना, फिर कांग्रेस से अलग होना, फिर अपनी पार्टी से जुड़ना, फिर उनके अलग अलग विचार होना, और मेरे समझ से सोशलिस्ट क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान होना, जाके भारत के दक्षिण के राज्यों में जाके सोशलिस्ट पार्टी का को जन्म देना, और कांग्रेस की सरकार को 8 बार मतलब 8 सरकारों में उन्होंने ही सबसे पहले नन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और मेरे ख्याल से कि 1947 में भी वो भारतीय जब नई सरकार की गठन हुई थी तो उसमें शामिल होने से मना कर दिए थे। हो सकता है मेरा कंटेक्स्ट कुछ गलत हो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि वो सरकार में शामिल होने से मना किए थे। किन शर्तों पे किए तो मुझे याद नहीं अभी, लेकिन ऐसा कुछ भी है। ठीक है, इस पे तो खैर बाद में। लेकिन आज का जो सेशन है उसको मूलतः हम फाइनेंशियल थॉट्स में रखेंगे, और शायद इसलिए भी क्योंकि उन्होंने उनका पीएचडी, इफ आई एम करेक्ट, जर्मनी से था। जर्मनी बर्लिन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में था। ठीक है, तो अब आज हमारे साथ 2 लोग जुड़े हैं। आप जो स्पीकर आज के, राम किंकर और रितेश रंजन जी, 2 लोग जुड़े हैं, तो आप शुरू कीजिए अब। ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मतलब वो एक ऐसे शख्स और ऐसे व्यक्तिगत थे जिन पर अगर कहें तो कि ज्यामिति की कंपास रखे तो पता नहीं कितनी वृत्तें खींचे जा सकती हैं। उसमें से एक ये फाइनेंशियल थॉट है उनका, एक जो उनके अनुसार एक भारत की अर्थव्यवस्था और उन पर जो इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर्स की का प्रभाव रहा, उन पे इन्फ्लुएंस रहा, उन पे आज हम लोग गंभीरता से चर्चा कर सकेंगे। ऐसे इकोनॉमिक आइडियाज डॉक्टर लोहिया का जो है वो हमेशा से समाजवाद के प्रति रहा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को कैसे हम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके, कैसे उसको बूस्ट कर सके। एक मैटर ऑफ सरप्राइज ये रहता है कि जैसे हम पहले के इकोनॉमिस्ट जो थे उनको जब हम स्टडी करते हैं, जब उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अगर शुरू करें और अभी तक जो इकोनॉमिस्ट लिखते हैं, अभी जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिस्ट्स जो हैं जैसे संजीव वर्मा हुए, उमा कपिला हुई, इन इकोनॉमिस्ट लोगों को छोड़ दें, इन अर्थशास्त्रियों को अगर छोड़ दें, तो बाकी लोगों के इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल थॉट का प्रेजेंस देखा जाता है। पॉलिटिकल थॉट का प्रेजेंस इसलिए देखा जाता है, उसका एक कारण हम खोजने की कोशिश की है कि उसका क्या कारण था। कि जैसे डॉक्टर लोहिया भी, जब लोहिया के भी इकोनॉमिक थॉट्स पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर उसमें हम लोग सब कंटेंट बोले या सब पॉइंट्स बोले, तो वो है कि शुरू होता है इंडिविजुअल फ्रीडम से। तो किसी को ये अचंभित कर सकता है कि हम इकोनॉमिक थॉट पे जब बात कर रहे थे तो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात क्यों की है। और इंडिविजुअल फ्रीडम में भी डॉक्टर लोहिया, जैसे कि हम लोग उनका सप्त क्रांति भी जब चर्चा किए थे, 7 पॉइंट्स जो थे उनके अनुसार जो होना चाहिए था, जिसकी चर्चा वो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो उनकी किताब है उसमें वो करते हैं, उसका प्रीफेस में ही वो लिखे हैं सप्त क्रांति के बारे में। तो उनका इकोनॉमिक थॉट्स में इंडिविजुअल फ्रीडम, प्लानिंग, जेंडर डिफरेंस, और तब फिर आता है सॉल्यूशन टू फूड प्रॉब्लम, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में वो बात करते हैं, इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, और 4 पिलर स्टेट और डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा और उससे हमारे अर्थव्यवस्था को क्या फायदा मिलेगा, उसके बारे में वो बात करते हैं। जब हम चर्चा करते हैं कि उन पे किन किन, मुख्यतः उन पे 2 फिलोसफर्स का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा रहा। वो थे पहला इमैनुअल कांट, तो जिसको हम लैंग्वेज ऑफ कॉमन पार्लेंस, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि कांट की फिलॉसफी, तो उनका बहुत ज़्यादा उन पे प्रभाव रहा कांट की फिलॉसफी का। और दूसरा, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, देन ल्यूडविग
विटगिंस्टन करके एक फिलोसफर थे, उनकी भी फिलॉसफी का उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। अगर उन फिलोसफर्स के थ्योरीज का, उनकी फिलॉसफीज का लोहिया पे जो प्रभाव हुआ, उसका रिजल्ट है सोशलिज्म। उसका रिजल्ट है सोशलिज्म। कुछ इस तरह की, इमैनुअल कांट जो है वो 18th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसफर हैं। तो वो मानते हैं कि फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी उनके अनुसार है लव फॉर नॉलेज। ज्ञान के लिए जो प्रेम है किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, वो फिलॉसफी है। तो वो समझते हैं कि हम फिलॉसफी में किस ओर जाएं, रेशनलिज्म की ओर जाएं, या फिर हम उसको बोलते हैं इम्पीरिसिज्म जिसको हिंदी में अनुभववाद कहते हैं, या फिर रेशनलिज्म जिसको हम कहते हैं बुद्धिवाद, बौद्धिकतावाद। तो इम्पेरिसिज्म पे जोड़ हमेशा एक फिलोसफर थे ह्यूम करके, उनका रहता था, और रेशनलिज्म पे भी कुछ फिलोसफर्स का रहता था। तो इमैनुअल कांट जो है अपने जीवन में बहुत समय तक यही सोचने में रह गया कि हम रेशनलिज्म की ओर जाएं या फिर इम्पेरिसिज्म की ओर जाएं, और अंततः वो अपना रास्ता खोजे क्रिटिकल फिलोसफी का, समीक्षावादी चिंतन, समीक्षावादी फिलोसफी का वो अंत में अपना रास्ता खोजते हैं। रेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म में क्या अंतर है? रेशनलिज्म एंड इम्पीरिसिज्म। रेशनलिज्म मतलब हुआ, इंपेरिसिज्म हाँ, अनुभववाद जिसको हिंदी में कहते हैं, और रेशनलिज्म को? रेशनलिज्म को बौद्धिकतावाद कहते हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म, इंटेलेक्चुअल होना, और ज्यादा से फिर से ज्यादा रिपीट थ्योरी। कीजिए। रेशनलिज्म मतलब बौद्धिकतावाद, हाँ मतलब इंटेलेक्चुअल, हाँ, इंटेलेक्चुअल। और इंपेरिसिज्म मतलब अनुभववाद, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पे जो बिलीव करता हूँ। ओके, ठीक। तो उ- उ- उन दोनों में फिलोसफर्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए होता था क्योंकि किसी का मानना था कि जो हम पढ़ रहे हैं वही फिलोसफी है, किसी का मानना है कि जो हम अनुभव कर रहे हैं वही फिलोसफी है। लेकिन कांट का मानना है कि हम क्रिटिकल फिलोसफी करेंगे, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सचमुच में हम अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं। इसको बोलते हैं कांट का फिलोसफी, जो कि 18वीं शताब्दी के सबसे बड़े फिलोसफर रहे। और दूसरे फिलोसफर जिनका प्रभाव रहा इन पे, डॉक्टर लोहिया पे, वो थे ल्यूडविग विटगिंस्टन करके थे, उनका नाम था। वो 20th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसफर थे। उनकी एक किताब थी ल्यूडविग की, ट्रैक्टस बुक करके, ट्रैक्टस बुक। अब क्या हुआ कि ल्यूडविग जो है वो ट्रैक्टस बुक करके एक फिलोसफी की बुक लिखते हैं, और उस किताब को पढ़ के ना जाने 20वीं शताब्दी में कितनी फिलोसफर्स जो है उस किताब के थ्रू, उस किताब को एक अपना फाउंडेशन लेकर बहुत सारे फिलोसफी के बारे में वो लोग अपना अपना एक आइडिया और थॉट्स लिखते हैं, और अंत में ल्यूडविग जो है वो अपने ही किताब को निष्कासित कर देते हैं, बोलते हैं नहीं ये गलत लिखा हुआ है। तो इन सब का ही प्रभाव था शायद लोहिया पर, जिसकी वजह से वो जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बर्लिन यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी करने गए तो वहाँ पे थेसिस लिखते हैं शॉर्ट टैक्सेशन इंडिया पे, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, कांग्रेस में से जुड़ते हैं, फिर कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, फिर सोशलिज्म की ओर चले जाते हैं। तो शायद ये क्रिटिकल फिलोसफी है जो फिलोसफर्स का, कांट और ल्यूडविग जैसे फिलोसफर्स का जो उन पे प्रभाव रहा, उसका कारण। दूसरी बात जो हम कर रहे थे कि उस समय के जो इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों में जब हम लोहिया के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम लोहिया के बारे में जान रहे थे, तो उनके जो इकोनॉमिक थॉट्स है उसमें बहुत सारा सोशल और पॉलिटिकल थॉट्स आ जा रहा था। सबसे ज्यादा सोशल थॉट्स, जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम, प्लानिंग, जेंडर डिफरेंस, ये सब सोशल थॉट्स हैं। तो ये सब सोशल थॉट्स का आना वाजिब था, क्योंकि उस समय लोहिया या फिर उनसे पहले के अर्थशास्त्री लोग जो थे, वो अपने आप को इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल थॉट के बाहर सेपरेट करके अपने अर्थशास्त्र के बारे में जो है वो कोई खास नॉलेज कंसीव नहीं कर पाते थे, लिख नहीं पाते थे। इसका दो कारण था कि 20th सेंचुरी से पहले, आई होप सो आई एम करेक्ट, हाँ, 20th सेंचुरी से पहले एक कोशिश करते हैं वो लोग कि हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों को सेपरेट करके देखें, लेकिन और उसकी शुरुआत होता है दो जगह से। एक ट्रेंड चलता है जिसमें गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे इकोनॉमी पे अपना कंट्रोल जो है छोड़ता है, मतलब कि
बहुत ही ज़्यादा कम्युनिज्म वाली जो फिलॉसफी रहती है इकोनॉमिक्स में कि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में, तो स्टेट ओनरशिप गवर्नमेंट छोड़ना चाहता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि यूरोप में और बहुत सारे कंट्रीज में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनने लगता है, मोनार्की खत्म होकर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनने लगता है। तो इकोनॉमिस्ट लोग सोचते हैं कि हम अपने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल थॉट को तीनों को सेपरेट करते हैं अब। लेकिन दुर्भाग्य रूप से क्या होता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण रहता है कि जो विश्व में 2 बार विश्व युद्ध जो होता है उसके कारण से फिर से वो लोग वापस घूम के तीनों को मिलाकर ही अपने इकोनॉमिक थॉट्स को पेश करने लगते हैं। तो एक जो फिर से टर्निंग पॉइंट उन लोग के लिए होता है वो होता है ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो 1930 में अमेरिका में आया था, 1929-1930 के फाइनेंशियल ईयर में। और एक तो वो, और दूसरा जो वर्ल्ड वार होता है, वो दोनों वर्ल्ड वार के कारण फिर वो लोग अपने आप को पॉलिटिक्स और सोशल थॉट्स से अलग इतर करके अपने इकोनॉमिकल थॉट्स को नहीं दे पाते। अब हम लोग सीधे आते हैं लोहिया के, बारी बारी से उनकी इकोनॉमिक थॉट्स को डिस्कस करते हैं। जितने भी हम लोग उनके इकोनॉमिक थॉट्स पे बात करेंगे, टोटल 6 हैं शायद जो हम पढ़े हैं, और बाकी भी बहुत होंगे, लेकिन जहाँ तक हम पहुँच पाए में जो, तो वो 6 है कि, और जो हम 6 इकोनॉमिक थॉट्स पे बात करेंगे उन सब का जो शीर्षक है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रहेगा। उसके अंतर्गत ही हम वो 6 बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहला, जब वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात, ये आश्चर्य की बात है कि सिर्फ लोहिया ही नहीं करते हैं, उनसे पहले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ भी कर रहे हैं, जेबी से करके एक इकोनॉमिस्ट है वो, जे.एस. मिल, ये सारे लोग इंडिविजुअल फ्रीडम की एडवोकेसी कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम लोहिया के अनुसार था कि हम किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी को स्टेट जो है इंक्रोच नहीं कर सकता। मतलब प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ एनी इंडिविजुअल अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट बाय द कैपिटलिस्ट और बाय द स्टेट। ये दोनों लोग जो है उसके प्राइवेसी को इंक्रोच नहीं कर सकते, ये उसका मतलब। लोहिया जो है वो इंडिविजुअल वेलफेयर, हैप्पीनेस, फिर एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, और एक व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका अपना लीजर टाइम कैसा होगा, उसमें भी उसका फ्रीडम होना चाहिए, उसमें भी वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। तो ये लोहिया का सप्त क्रांति में भी था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो वो इकोनॉमिक थॉट जो डिस्कस करते हैं उसमें भी। लोहिया हो, लास्की हो, या फिर एडम स्मिथ हो, ये सब लोग जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के प्रणेता कहे जाते हैं, और लोहिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के प्रणेता हैं, और इनके साथ जेपी भी हैं। तो इंडिविजुअल फ्रीडम में इनका यही कहना था। इंडिविजुअल फ्रीडम में पहले के फिलोसफर एक थे जिनका नाम था जे.एस. मिल। जे.एस. मिल के फिलॉसफी से भी ये ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं लोहिया, एक्सट्रीम। इनका कहना है कि एक आदमी जो है वो उसकी उसकी स्वतंत्रता, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपने सुसाइड पे भी है, वो अगर चाहे तो सुसाइड भी कर सकता है। तो मतलब ये थोड़ा एक्सट्रीम चले जाते हैं। जे.एस. मिल का कहना है कि नहीं, अगर कोई आदमी सुसाइडल टेंडेंसी में आ जाता है, उसके मेंटेलिटी, उसकी साइकोलॉजी जो है अगर सुसाइड को प्रमोट करती है, अगर आत्महत्या को प्रमोट करती है, तो वो सही नहीं है, उसको हमको बचाना होगा वो, क्योंकि उस मेंटल स्टेट से हमको उसको निकालना होगा। लेकिन लोहिया का कहना है कि नहीं नहीं, वो चला गया है तो उसकी स्वतंत्रता है, अगर वो चाहे तो अपने आप को खत्म भी कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है। तो ये एक्सट्रीम है उनका इंडिविजुअल फ्रीडम पे, जो कि जे.एस. मिल का जो पैरामीटर था, जिनको वो मानते थे कि इंडिविजुअल फ्रीडम, जहाँ से वो सीखे थे, जो जानते थे जे.एस. मिल के फिलॉसफी से, जहाँ उनकी एग्रीमेंट थी, उससे भी वो एक्सट्रीम चले जाते हैं। एक लास्ट इंडिविजुअल फ्रीडम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लोहिया बोलते हैं कि माई इंडिविजुअल लिबर्टी
ends where others liberty begins. मेरी इंडिविजुअल लिबर्टी वहीं खत्म हो जाती है जहां दूसरे की शुरू होती है। मतलब कि हम किसी अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम को बनाने के लिए, बचाने के लिए और बनाए रखने के लिए हम किसी दूसरे के व्यक्तिगत जो उसका जीवन है उसमें हम इंक्रोचमेंट नहीं करें, उसमें हम किसी तरह की दखल अंदाजी ना करें। तो ये था लोहिया का इंडिविजुअल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, जो कि मोरोवर जेएस मिल की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा मैच करता था। लेकिन वही एक सुसाइड की बात और दूसरा ये थॉट जो था कि इंडिविजुअल लिबर्टी वहीं खत्म हो जाती है जहाँ पे दूसरों की शुरू होती है। तो ये इंडिविजुअल फ्रीडम की बात थी उनकी। दूसरी बात जब वो प्लानिंग का करते हैं, सेकंड इकोनॉमिक थॉट उनका था, उसमें वो बात करते हैं कि स्टेट जो है वो हमेशा गुड इंटेंशन के साथ प्लानिंग करता है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता और उसके वहां तक नहीं पहुंचने के कई सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों की हमको समीक्षा करनी चाहिए, उसका हमको इवैल्यूएशन करना चाहिए कि किन कारणों से वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। और स्टेट के कंट्रोल में सारा जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अ, उसके कारण एक जो लीडरशिप डेवलप होता है स्टेट में वो बहुत ही ऑटोक्रेटिक ऑथोरेटिव होता है। मतलब एक लीडर के अंडर ही सब कुछ अ, मतलब उसके सबऑर्डिनेट्स को सब कुछ फॉलो करना पड़ रहा है बिना इफ विदाउट एनी इफ एंड बट। तो ये उनका कहना था कि, और वो डरते थे कि अगर प्लानिंग में स्टेट का इंक्रोचमेंट होगा तो धीरे धीरे वो इंडिविजुअल के प्राइवेसी को भी हर्ट करेगा अगर पूरी तरह से स्टेट अपना ओनरशिप ले ले। इसीलिए वो कम्युनिज्म को प्रमोट नहीं करते थे, ये कारण था उनका। और वो यह सब भी उसमें वो क्रिटिसाइज भी किए हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस का प्लानिंग कुछ ऐसा ही है कि न खुद अपने हाथ में पूरी की पूरी तरह से ओनरशिप रख पाती है, और दूसरी तरफ वो अगर दूसरी तरफ वो जो है पूरी तरह से कैपिटलिस्ट को ज़्यादा प्रमोट करती है, जो बड़े बिजनेसमैन से उनको ज़्यादा प्रमोट करती है। उसमें वो एग्जांपल देती है कि ये जितनी भी बड़ी वेल मछलियाँ, ये सारी वेल जितनी भी हैं, ये सब छोटी छोटी मछलियों को खा जाएंगी, तो फिर हमारे देश में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे छोटे जो कम पूंजी वाले लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग कभी पनप ही नहीं पाएंगे, वो कभी भी उस स्तर तक जा ही नहीं पाएंगे। तो ये था उनका कि, और फिर उनका तीसरा आता था कि प्लानिंग के सेंस में उनका ये भी था कि पूरी तरह से कैपिटलिस्ट और स्टेट के कंट्रोल में अगर हमारा कंट्री का प्रॉपर्टी नहीं होगा, ओनरशिप नहीं होगा, तो उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर होंगे हम, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जिसको वो प्रमोट करते थे, अगर हम उसके थ्रू चलेंगे तो हम गरीबी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो था, पॉपुलेशन मास एक अनएम्प्लॉयमेंट, लॉलेसनेस, करप्शन, इन सबको हम दूर कर पाएंगे। और ऐसे तो लीडरशिप में तीन होता है कि एक ऑथोरिटेटिव होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक, और तीसरा होता है लेस इज फेयर जिसको बोलते हैं, जो कि बाहर के फिलोसफर्स बहुत ज़्यादा मानते थे कि किसी को ज़रूरत नहीं है कुछ भी गवर्न करने की, सब लोगों पे छोड़ दो, आपस में डिस्कस करेंगे आपस में। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा केओस होता है। इसके कारण ये कारण दिए लोहिया कि केओस और कंफ्यूजन के कारण हमको डेमोक्रेसी के साथ हमको लीड करना होगा, हम लोग को प्लानिंग जो भी बनाना होगा एक स्टेट के लिए वो डेमोक्रेसी के साथ बनाना होगा, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के साथ चर्चा करें और किसी भी पॉलिसी पे जब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने जाए तो। तीसरा उनका था जेंडर डिफरेंस, जो कि फिर से एक सोशल इशू है जिसको वो एक अपना इकोनॉमिक थॉट के दायरे में रखते हैं लोहिया। उसमें उनका कहना है कि विमेन को इक्वल स्टेटस देना चाहिए पॉलिटिकल स्फीयर में, सोशल और इकोनॉमिक तीनों में। और यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम वुमेन को कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स देंगे, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करेंगे उनके साथ। इक्वल ट्रीटमेंट की बात नहीं करता है वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात करता है, ताकि उनको उनको मेन से ज़्यादा हमको प्रमोट करना चाहिए उनके एजुकेशन को, और वो किसी भी तरह से वो स्टेट को प्रमोट करना चाहिए।
उनका ये भी था कि एक प्रेफरेंशियल राइट की बात करते हैं, दूसरा में वो कहते हैं, एक उनका थॉट था कि a socialist movement without the active participation of women, a socialist movement without the active participation of women is like a wedding without a bride. मतलब कि हमारा जो डेमोक्रेटिक, और वो अपना जो पुस्तक है समता और संपन्नता, उस पुस्तक में भी लिखते हैं कि हमको कांग्रेस से अलग होकर सोचना चाहिए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने इस विचारधारा से साथ जोड़ना पड़ेगा। और उस समय के समाज की कुरीति को देखते हुए, या फिर अगर अभी भी होते लोहिया तो शायद अपने उस स्टेटमेंट से मुकरते नहीं जो उन्होंने कहा था कि आज के समय में भारतीय नारी की आदर्श सीता नहीं बल्कि द्रौपदी होनी चाहिए, जिसमें पूरी महाभारत कराने की शक्ति हो। तो शायद उस समय की कुछ कुरीतियां रही होंगी जिसके कारण वो ऐसा कुछ लिखते हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि वो कभी कभी बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, तो ये उनका स्टेटमेंट है कि आज द्रौपदी के को समय बहुत ही मतलब कुछ वीडियो हम सुने हाल फिलहाल में, उसमें द्रौपदी को बहुत ही चतुर नारी और बहुत ही स्मार्ट वुमेन के तर्ज पे माना गया द्रौपदी को। मतलब सीता का रोल बिल्कुल मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए। सीता का रोल मिला जुला कर के वैसा है जैसा कि बॉलीवुड फिल्म में हीरोइंस का होता है, मतलब ज्यादा हीरो ओरिएंटेड होता है। पर टफ स्टेटमेंट है, बट द्रौपदी का जो किरदार है वो बहुत ही वो लीड रोल में है थ्रू आउट। ठीक। और एक चीज और जेंडर डिफरेंस वो कहते हैं कि बहुत सारी हम जो कहानियां अपने घरों में बच्चों को सुनाते हैं, जो अपने घर की महिलाओं को सुनाते हैं, उसमें हमारा आर्टिकुलेशन जो होता है वो गलत होता है। हम सती सावित्री की जब बात करते हैं तो हम उसमें उतना ही हिस्सा सुनाते हैं कि वो अपने पति की जान के लिए वो कितना, मतलब वो यमराज के पीछे पड़ गई, शायद कुछ ऐसा कहानी है। लेकिन हम ये नहीं सुनाते हैं कि उसको अपना वर चुनने का खुद से उसका अपना राइट था, जिसमें वो लकड़हारा को चुनती है अपना वर। तो वो बोलते हैं कि हम लोग समाज में अपने जो है वो अपने अपने हिसाब से आर्टिकुलेट करके सुनाते हैं ताकि हम अपना वर्चस्व उन लोगों पर बनाए रखें। तो एक वो बात हो गया। तो ये था उनका जेंडर डिफरेंस पे। एक और था कि एन इंडियन वुमेन इज अ बॉन्ड मेड at the mercy of her parents till her marriage, and after marriage a slave to her husband. Lohia wants this to be done away by giving the preferential treatment to the fair sex or gender. तो वो मेन की तरह ही वुमेन का भी पार्टिसिपेशन चाहते थे पॉलिटिक्स में। एक बात वो भी मानते थे कि जो महिलाएं अभी तक राजनीति, मतलब उनके समय तक या अभी भी जो राजनीति कर रही हैं, वो मतलब अपनी स्वतंत्रता की कई सारी बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल चुकी हैं, ये एक उनका मानना था। तो फिर इंदिरा गांधी के बारे में क्या सोचते थे लोहिया? भैया लोहिया का इंदिरा गांधी के बारे में वो क्या सोचते, शायद उस समय तक वो रहे भी नहीं थे। रहे भी नहीं थे तो हाँ। उनके बारे में हम कुछ खास नहीं पढ़े हैं, इसलिए कुछ बना नहीं नहीं नहीं, सकते। क्योंकि 1967 में गुजर गए थे लोहिया शायद। हाँ, और उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार में 64 में शायद हम्म, पंडित नेहरू गुजरे होंगे, इफ आई एम करेक्ट। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म। पंडित नेहरू 1964 नेहरू, में गुजरे। हम्म, हाँ, क्योंकि उसके बाद ही विजय लक्ष्मी जो है नेहरू की जो बहन है वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ी थी। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री दो कितने साल के लिए प्रधानमंत्री रहे? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री गुजरे हैं, और उसके बाद बहुत ही कम समय के लिए वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही होंगी, तब ये बने होंगे। ठीक है। क्योंकि इनका निधन तो ये 12 अक्टूबर को हो गया था 67 में। हाँ, ओके। ऐसे मतलब थोड़ा सा इतर जाए, मतलब इंटरेस्ट पर्पस के लिए बस 1 मिनट के लिए, तो यह जान सकते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका बनता नहीं था। और एक बार के चुनाव में हुआ था कि नेहरू इनको वादा किए थे कि ये चुनाव था 1962 का, नेहरू और लोहिया का चुनाव।
तो उसमें नेहरू जो है वो नेहरू को ये पत्र लिखे थे कि हम बिना संसाधन के और बिना कुछ के हम यहाँ पर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। उस पे नेहरू जो है उधर से पत्र में लिख दिए कि डॉक्टर साहब हम आपके चुनाव प्रचार की बाधा नहीं बनेंगे और हम वादा करते हैं कि चुनाव के प्रचार में नहीं आएंगे। लेकिन लोहिया का इतना मतलब तेज हवा चला कि नेहरू को अपना वादा तोड़ना पड़ा था। यह है 1962 की बात। तो खैर ये पॉलिटिकल है तो कोई नहीं करता। उसके बाद ये 3 थॉट्स हो गए। सबसे पहला हम डिस्कस किए थे इंडिविजुअल फ्रीडम की, दूसरा हम लोग बात किए थे ये प्लानिंग, तीसरा जेंडर डिफरेंसेस पे, चौथा उनका था सॉल्यूशन टू फूड प्रॉब्लम। देश आज़ाद होने के बाद बहुत बार फैमिन और इस तरह का चीज़ देखा गया था, नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इन सब के कारण उनका एक आंदोलन चला जो कि बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा क्योंकि वो थोड़ा एक्सट्रीम सोचने लगे थे कि उस आंदोलन का नाम था घेरा डालो आंदोलन। ये आंदोलन शुरू हुआ था यूपी के देवरिया में लॉन्च किया गया और दौलतगंज करके कोई जगह था बिहार में, वहाँ पे 1958 में। और यूपी और दौलतगंज जो है इन दोनों जगह पे इस आंदोलन से सक्सेस भी मिला। इस आंदोलन में था क्या कि सरकारी जितने भी तंत्र हैं, जितने भी गोदाम से और गोडाउन्स हुए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस है, इनका कहना था कि सबको घेरो और इन लोगों से बोलो कि या तो हमको जेल में डाल दो या तो फिर हमको अन्न दो। तो उनका यही था घेरा डालो आंदोलन, या तो हमको जेल में डालोगे तब हमको खाना दोगे या तो फिर ऐसे ही हमको अन्न दे दो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था, कुछ कारणों से कुछ एक्सट्रीम चला गया था, वायलेंस बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो इन कारणों से वो सफल नहीं हो पाया था। तो ये एक उनका था। उसके बाद वो इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, जिसमें इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म से बचने की वजह से ही वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी के समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि हम लोग लेबर इंटेंसिव कंट्री हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन। तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से ही प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मशीनें आएंगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार होंगे। उनका एक लेख था समता और संपन्नता, जो उनकी पुस्तक है, उसमें छोटी मशीन। तो उनका कहना है कि उसमें उनका समर्थन था कि डिफेंस इक्विपमेंट्स जो भी हैं रक्षा के लिए, वो हम बाहर से ले सकते हैं या फिर हम उसको अपने देश में बनाएं, लेकिन हम बाकी कामों के लिए हम मशीन का प्रयोग कम से कम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। उसमें उनका कहना था कि इम्पेरियलिज्म एंड सोशलिज्म के थ्रू उनका कहना था कि हम एक बैलेंस बनाना चाहिए हमको कि हम अगर मास प्रोडक्शन करें और हमारा एक ऐसा पॉलिसी होना चाहिए जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें। मतलब वन साइडेड यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ हमारे देश का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वो एक लगता है कि हम पे वो डोमिनेट कर रहा है, हम उससे बस इंपोर्ट किए जा रहे हैं, तो उससे हमारे ऊपर डोमिनेशन का प्रभाव होने लगता है धीरे धीरे। और फिर वो बोलते हैं कि यही तो धीरे धीरे इंपेरियलिज्म बनता है और धीरे धीरे फिर ये कॉलोनी बनने लगता है, जो कि हमारे देश में पहले हो चुका था। तो एक ये पॉइंट था उनका। उसके बाद छोटी मशीन के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक था उनका कि कैपिटल फॉर्मेशन पे बात करते हैं, कहते हैं कि पूंजीवाद से पूंजी नहीं पैदा होगा। उसमें उनका कहना था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से बस इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जाए अगर, तो उससे पूंजी नहीं पैदा होगा, उससे ज़्यादा कैपिटलिज्म हम और ग्रोथ जो है अपने देश में नहीं देख पाएंगे। इसका वो रेफरेंस देते थे 1929 में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन अमेरिका में आया था, जिसके कारण वहाँ का स्टॉक मार्केट वॉल स्ट्रीट जो है क्रैश कर गया था। उसका कारण था कि कैपिटलिज्म में क्या होगा कि हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कंज्यूमर उतना है नहीं हमारे पास खरीदने वाला। तो पूंजी से हम लोग प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मास स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं,
लेकिन हमारे पास खरीदने वाला ही लोग नहीं है। तो उनका कहना था कि हमको अपने रिसोर्सेस को, हमको अपने इनकम्स को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि हर लोग एक कंज्यूमर बन सके, कंज्यूम कर सके गुड्स और सर्विसेज जो कंट्री में प्रोड्यूस होंगे उसको। उसका रेफरेंस वो देते हैं कि वाई कैपिटलिज्म कैन नॉट क्रिएट कैपिटल, जिसमें 1930 के इकोनॉमिक डिप्रेशन का बात बताया आपको। और एक था कि उसी में वो बोलते हैं कि 1920s में हायर एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो है वो देखा जा रहा था, प्रोस्पेरिटी था यूएसए में, जिसके कारण सब लोग कैपिटलिस्ट विचारधारा के होते जा रहे थे, सब लोग प्रोड्यूस करेंगे और पूरी तरह से स्टेट का कंट्रोल जो है वो चला गया था उन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उन लोगों के हाथों। और जिस अंततः क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ 1930 में, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, उसके बाद लोग जो है केन्सियन अप्रोच को मानने लगे, जो कि इकोनॉमिक्स का पूरा वो कुछ थ्योरीज है, कुछ टर्म्स है। तो ये था उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट हमको उनका लगा जो कि हम लोग को समझना चाहिए, वो था जब वो इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में वो डेविड रिकार्डो करके एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो यूके से थे, उनको फॉलो करते थे। और डेविड रिकार्डो की फिलॉसफी को फॉलो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो थे डेविड रिकार्डो, उनके इकोनॉमिक थॉट को फॉलो करते थे, जिसका नाम था कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। उसमें उनका कहना था कि इंडिया जो है वो मान के चलते हैं कि राइस और वाइन दोनों प्रोड्यूस कर सकती है, और अमेरिका भी राइस और वाइन दोनों प्रोड्यूस करेगी। लेकिन देखा क्या जाता है कि लेबर पर आवर जो एक्सपेंडिचर है वो इंडिया का राइस पे कम है, वाइन पे ज़्यादा है, और अमेरिका का वाइन पे कम है, राइस पे ज़्यादा है। तो डेविड रिकार्डो कहते थे कि अब इंडिया को ये देखना होगा कि हम वाइन जो है, वाइन पे अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है तो हम वाइन को इंपोर्ट कर लेते हैं और राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। इस थ्योरी का सपोर्ट करते थे, इस इकोनॉमिक थ्योरी को सपोर्ट करते थे डॉक्टर लोहिया। उनका मानना था कि इससे छोटी छोटी जो देश हैं पूरे दुनिया में, उन पर कभी भी बड़े देश जो हैं या एक कैपिटलिज्म की जो विचारधारा है वो कभी भी उन पर अपना वर्चस्व नहीं जमा पाएगी। जो हम अच्छा बना सकते हैं, जो हम कम किफ़ायती दाम में बना सकते हैं, वो आप हमसे खरीदें, और हम जो मेरी ज़रूरत है वो तो हम आपसे लेंगे ही। तो एक बाइलैटरल ट्रेड कैसे करना है, इसके बारे में उनका एक थॉट था जिसको वो मानते थे। उसके बाद सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म पे वो लिखते हैं कि तीनों में वो जब वो चर्चा करते हैं तो वो एक फिलोसफर थे जिनका नाम था हैरोल्ड जोसेफ लास्की की फिलॉसफी, जो कि लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे यूके। अभी लेबर पार्टी सरकार में आने वाली है। तो लेबर पार्टी से वो जुड़े हुए थे लास्की का जो अपना थ्योरी ऑफ स्टेट था और एक उनका थ्योरी ऑफ लिबर्टी था। उन दोनों थ्योरीज को वो बहुत ही बखूबी जानते थे और मानते भी थे डॉक्टर लोहिया। थ्योरी ऑफ स्टेट में उनका कहना था कि स्टेट को कभी भी सुप्रीम नहीं होने देना है, मतलब वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। और ये वाजिब सी बात है कि लास्की जो है लेबर पार्टी से हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस भी उसी तरह से काम करेगा कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन, क्लब है, लेबर यूनियंस है, सोसाइटीज है, इन सब के साथ एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए स्टेट का। तो ये था उनका थ्योरी ऑफ स्टेट। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ लिबर्टी। उसमें सिविल लिबर्टी की बात, पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करते हैं, इकोनॉमिक लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी, मोरल लिबर्टी एंड रिलीजियस लिबर्टी। इन सब पे लोहिया का कहना है कि एक स्टेट का ही काम है कि वो कैसे एक व्यक्ति के जो इन जितने भी तरह के लिबर्टी की मैंने बात की कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए।
वो स्टेट का काम है और वो स्टेट को बखूबी निभाना चाहिए। किससे? तो उसकी लिबर्टी जो है वो सुरक्षित होने चाहिए दूसरे व्यक्ति से या फिर दूसरी संस्था से। किसी संस्था और व्यक्ति के कब्जे में उसका किसी भी एक इंडिविजुअल की लिबर्टी और उसका फ्रीडम जो है वो नहीं आना चाहिए। मतलब कि जो कुछ बुक्स थे जो रेफर किए हैं डॉक्टर लोहिया की, आप पढ़ सकते हैं, लास्की की उनका बुक रेफर किया है वो, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स एंड लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। तो ये सब कुछ बुक्स थे जिसके शायद ये सब बुक को पढ़े ही होंगे ऑफ कोर्स, तभी वो रेफर किए हैं कि लास्की की फिलॉसफी को समझने के लिए आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लास्की की फिलॉसफी के अनुसार ही वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म जो है वो हमेशा इनइक्वलिटी को ही ब्रीड करेगा। कम्युनलिज्म जो है वो इंडिविजुअल की स्पिरिट को, इंडिविजुअल फ्रीडम का जो स्पिरिट है उसको खत्म कर देगा, क्योंकि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में आ जाएगा। और एक क्योंकि कम्युनिज्म के बारे में जो वो कहते थे उसका समर्थन और भी कई लोग भी करते थे, जैसे एक सीताराम केसरी थे कांग्रेस के नेता, ये दानापुर से, वो जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के शायद खड़गे से पहले लास्ट अध्यक्ष वही थे सोनिया गांधी से पहले, आई थिंक। हाँ तो नरसिम्हा हाँ राव के बाद जो सरकार गिरी थी उनकी, उस टाइम भी वो अध्यक्ष वही थे, और प्रधानमंत्री बनने की भी इच्छा थी शायद उनकी, लेकिन हाँ उनकी इच्छा शायद थी। थी, if I'm correct। तो बहुत ही ज्यादा उनको क्या बोलते हैं, इंसल्ट करके और डिमोरलाइज करके उनको उस पद से हटाया गया, केसरी को, सीताराम केसरी। तो सीताराम केसरी जो है लोहिया के विचारधारा से प्रभावित होकर, वो भी, उनका भी मानना था कि कम्युनिज्म जो है वो हमारे भारत देश के लिए अच्छा नहीं है, जिस पर उनका एक कमेंट था कि चाइना के रेफरेंस में वो बोलते हैं कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी डीटीसी की बस की तरह है, जो इंडिकेटर राइट का देती है लेकिन लेफ्ट में घूम जाती है। तो सीताराम केसरी एक यहाँ पे वो 5 बार राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं, लोकसभा मेंबर भी रहे हैं, कद्दावर नेता थे सर। तो लोहिया इस तरह से, मतलब अगर हम लोग कंक्लूड करना चाहे तो ये, मतलब इनके सारे थॉट प्रोसेस से, इनका जो भी इनका इकोनॉमिक थॉट्स था उन सबको समझते हुए अगर चले तो ये था कि मतलब कितने कंटेम्प्रोरी थॉट्स हैं मैं तो इस पे नहीं बोलूंगा, बहुत सारी चीजें तो 90% या मेजोरिटी ऑफ चीजें तो कंटेम्प्रोरी हैं ही, लेकिन उस समय के बहुत सारे लोगों का ये था कि भारत में लेबर इंटेंसिव काम जो आप बोले प्रायोरिटी बहुत लोगों का था। इवन गांधी, विनोबा भावे की एक छोटी सी किताब में पढ़ा हूँ, उसमें वो लिखते हैं कि भारत में ट्रैक्टर नहीं आना चाहिए, बैल से ही खेती हो। ग्राम सभा, विनोबा भावे की किताब में है कहीं, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, कि खेती जो हो बैल से ही हो, ट्रैक्टर से ना हो। तो और उसके बहुत और भी कारण देते हैं फिर, मशीनों का नहीं आना भारत में, उसके लिए वो लोग ज़्यादा एडवोकेट करते हैं। गांधी के भी अपने इकोनॉमिक्स थॉट थे, जैसे आप बोले कि ये सब चीज़ जुड़ा हुआ है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, तो गांधी के भी इकोनॉमिक्स थॉट्स थे। गांधी तो बहुत आइडियल सोचते थे। तो अब जो इकोनॉमिक्स का जो, मैं तो उतना ज्यादा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो थॉट है, इकोनॉमिक्स चाहता है कि आपके पास अगर 5 रुपए है तो आप 10 रुपए का खरीदो, और आपको हमेशा एक नीड फील कराएगा और आप हमेशा खरीदते रहेंगे। वो बाई साइकिल एक है, आपको ऐसा इकोनॉमिक्स। नीड। और अमेरिका में भी एक गांधी जिनको मानते थे, वो गांधी को मानते थे, इधर मुझे याद नहीं, कोई बहुत बड़े नेता थे, तो वो भी ऐसा सोचते थे कि ऐसा इकोनॉमिक्स नहीं होना चाहिए जिसमें, मतलब हम अपनी जरूरतों को कम करें। लेकिन अभी के समय में जो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है, जो मार्केट है, वो ऐसा है कि अब आपकी जरूरतें इतने बढ़ गई हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप उसको खरीदेंगे। तो गांधी के साथ लोहिया का जो इकोनॉमिक्स थॉट्स था, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि लोहिया ने इतना सोचा, लेकिन इम्पैक्ट तो इस देश पे गांधी का ही रहा है। हाँ, लेकिन लोहिया का जो जो थॉट्स था, जैसे अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल फ्रीडम की, तो वो मतलब वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड हो गया था फिर जाके, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने और कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले उनका सप्त क्रांति का सिद्धांत आ चुका था, थ्योरी आ चुका था। तो इंडिविजुअल फ्रीडम कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसका प्रभाव, या फिर हम बायलैटरल ट्रेड की जो बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कैसे होना चाहिए,
एक कंट्री दूसरे कंट्री को डोमिनेट न करने लगे। तो इस पे उनका जो विचार था वो, और ये सब विचार हमको लगता है कि प्रभावशाली था। और बाकी जेंडर डिफरेंस की बात वो कब कर रहे थे, किस साल में? जेंडर डिफरेंस की बात भी किए हैं, और जो प्लानिंग की बात किए हैं वो दोनों बात उनका 47 के बाद का। सोचिए उस समय वो ये बात कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात। और जाके 47। 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा है, तो कितना कितना मतलब वो आदमी आज के 75 साल से भी ज्यादा पहले ये थॉट, 80 साल पहले थॉट सोच रहा है। मेरा भी ये मानना है कि शायद अगर भारत में महिलाओं का ज्यादा रोल रहा होता आज के 50 साल पहले, तो भारत आज अलग मुकाम पे होता, निश्चित। अब ये हम आपको हम फोटो भी हम लोग शेयर किए थे हम आपके साथ, जिसमें वो लिखे थे, अपने बुक में ही लिखे हैं कि गार्गी और एक और महिला फिलोसफर थी, उनके बाद हम लोग गिन नहीं पाते हैं कि कौन है, बता नहीं पाते हैं कौन फिलोसफर है। तो सही। मतलब उनका एक वो कोट किए थे कि जो जिंदा कौम है वो किसी भी बदलाव के लिए 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। तो एक कमेंट था उस पर। हम्म। और सर। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो लोग बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात वो कर चुके थे, आपको बताया हम। एक चुनाव रैली के दौरान ही वो पर्सनल लॉ के खिलाफ हो गए थे, पर्सनल लॉ को सपोर्ट नहीं करते थे वो। तो उसके खिलाफ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोले, तो उनको लोग बोलने लगे कि मतलब इस तरह का बात मत कीजिए। हंगामा होने लगा, कुछ मुस्लिम बैठे हुए थे और जो अलग धर्म के, तो जो लोग सपोर्ट करते थे वो लोग विरोध करने लगे लोहिया का, तो इनको हटा के बोला गया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब एजिटेशन हो रहा है यहाँ पर। उस पर वो बोलते हैं कि चुनाव में सच नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे, बाद में कहकर देश को धोखा दूंगा, मैंने किसी के हार जीत का ठेका नहीं ले रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है तो है। तो ये भी बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। और ठीक है, बहुत 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 नई नई चीजें मुझे मालूम चली कि उस समय इतनी बड़ी बड़ी बातें, और बोले अगर उसका आधा भी उस समय हो गया होता। लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं क्या हो गया होता, नहीं हो गया होता। किसी भी चीज को लागू करने के लिए इतने बड़े देश में बहुत सारी परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैसा सोच तो था, जो वैसा वैसा करेज था ऐसी बात करने का, कि धर्म से ऊपर उठ के बात करने का, कास्ट से ऊपर उठ के बात करने का उनमें साहस था। ये सबसे सबसे ज्यादा जो लोहिया के बारे में प्रभावित करता है कि मतलब देखे कि गैर गैर कांग्रेसवाद का जब वो नारा दिए, और तो लड़ना किससे है, तो लड़ना सीधे सत्ता से है जो उसके चरम पे है, तो नेहरू से ही लड़ेंगे। तो अहमदाबाद में उन्हीं, वो इलाहाबाद में उन्हीं के खिलाफ उतर गए, और उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए हार गए, वो अलग बात है। लेकिन लड़ गए वापस, फिर फरुखाबाद से लड़ के फिर गए असेंबली, और वहां पर वो एक पॉलिटिकल पैम्पलेट लिखते हैं कि एक दिन के 25,000 रुपया, और उसमें वो कमेंट करते हैं कि प्रधानमंत्री पर डेली एक्सपेंस जो है वो 25,000 का है, और देश का 70% लोग जो है 3 आना में दैनिक जीवन जी रहा है। तो उस पे जब ये रिबटल करते हैं ये डॉक्टर, ये पंडित नेहरू, तो वो बोलते हैं कि नहीं, लोहिया गलत है प्लानिंग कमीशन के हिसाब से, और ये जो रिपोर्ट है उसमें 3 आना नहीं, उससे ज्यादा खर्च करते हैं, कुछ ऐसा वो इस अमाउंट बोले। तो इस पर बोले कि पंडित जी 25,000 में लाखों आने आते हैं। जो सत्ता का जो मतलब जो जो वृक्ष है, जो जो पूरी तरह से फला फूला हुआ है, उसके जड़ में कैसे मट्ठा डालना है कोई लोहिया से सीखे, कैसे चैलेंज लेना है। एक एक बहुत ही फेमस शायर है खैर वसीम बरेलवी। ये तो आ, अब एक अलग पक्ष है कि प्रधानमंत्री पे कितना खर्च होता है, वो एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव है। मैं लोहिया के
थॉट पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव है कि कोई भी प्रधानमंत्री के पे कितना खर्च हो रहा है, मतलब प्रधानमंत्री के ट्रैवल एक्सपेंसेस, प्रधानमंत्री के लिविंग एक्सपेंसेस, क्योंकि वो प्रधानमंत्री एक आदमी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, जब वो भारत के बाहर जा रहा है तो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हो सकता है लोहिया उस समय जो कमेंट किए वो उस समय का जो स्थिति और मतलब जिस तरह का व्यवस्था था देश में उस पे कमेंट किए, क्योंकि हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि मतलब जो आइडियल लीडर का ये है कि उसको उतना सुविधा के बावजूद भी वो उसमें आसक्त नहीं होगा। जो जो आइडियल लीडर का पहचान होना चाहिए कि उसके पास सब सुविधाएं पड़ी हैं, लेकिन वो उससे आसक्त नहीं होगा। उसको पता है कि उसके मतलब ऐसा राजा की परिकल्पना में कहीं सुन रहा था कि चाणक्य के रूप में, कि जब तक तुम्हारे राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा हो तब तक तुम मतलब तुम कैसे खा सकते हो। तो राजा राजा या प्रधानमंत्री आज का के समय का राजा ही है, तो उनको भी उसी तरह की चिंता होनी चाहिए। लेकिन अब वैसे तो भारत में कितने लोग बिना खाए हर दिन सोते हैं, तो प्रधानमंत्री बिना खाए सोएंगे तो देश कैसे चलेगा। लेकिन वो भाव तो जरूर होना चाहिए मन में, मतलब उसके और लिए दुख तो जरूर होना चाहिए। उस भाव के साथ भी इस देश को नेतृत्व करने वाले शास्त्री और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में ये लोग रह चुके हैं। एक बहुत ही रोचक कहानी था कि महादेवी वर्मा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भैया बोलती थी, तो वो राष्ट्रपति भवन चली गई थी और एकादशी के दिन गई, तो उनको लगा कि आज देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन में एकादशी के दिन क्या पकवान लोग खाते होंगे या क्या फल खाते होंगे, फलहरी खाते होंगे। और वहां पे वो गई तो उनको मिल गया खाने के लिए वो आलू और दूध। तो मतलब उस सिद्धांत से भी लोग जीते थे। मतलब वही है कि राष्ट्रपति भवन में सब सुविधाएं हैं, लेकिन उससे बाद भी उससे उसमें आसक्त नहीं थे, हम्म, वैसे भी कुछ लोग थे। अभी में ठीक है। इधर इधर में भी हम लोग देखें तो डॉक्टर कलाम, प्रणब मुखर्जी, ये लोग हम्म। बड़े नेता। ठीक है, बहुत ही अच्छा। खैर, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैंने माता सीता के बारे में बीच में जो वो रिलेशन किया, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं पूरे सेशन में इस बात से दुखी था। मैं इसीलिए सोच रहा था कि मैं कुछ गलत कंपेयर ना कर दूं। वो भी अम, हर समय में हर हर मतलब उनके बारे में हम कैपेबल ही नहीं है, उतना हमें बौद्धिक क्षमता है ही नहीं कि हम कमेंट कर पाए उस पर। लोहिया में वो क्षमता है, तो वो कमेंट के वो भी उनका एक अपना सेंस था, पॉजिटिव सेंस रहता। ठीक है। और आपने भी काफी इंफॉर्मेटिव बातें बताई, तो इसी बात पे फिर विराम लेते हैं। हाँ, ठीक। धन्यवाद। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दिया।